क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एस। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर्ड होता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस कवर्ड है इन वन वाइब्रेशन, उसको हम नाम क्या देते हैं, उसका एक अपना नाम है, पहचान है, और वो है कि लैम्डा, मतलब वेवलेंथ नाम उसको हम देते हैं। तो इसका मतलब है इन अदर टर्म्स के एम्पलीट्यूड के टर्म्स में वन वेवलेंथ कितने इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल होता है, और लैम्डा इज इक्वल टू 4a। ठीक है, हमारा आंसर है 4a। अब इस पर थोड़ा मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि हो सकता है आपको टेस्ट में आ जाए कि जी एक वेव है जिसकी वेवलेंथ या लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन हो कि वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर को पुट करें एम्पलीट्यूड के लिए, इसको 4 पे डिवाइड करें तो 5 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड होगा। या आपको आ जाए कि इसका डिस्टेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो डिफरेंट वर्डिंग के साथ ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आ सकता है। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि 1 लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। या आपको हाफ वाइब्रेशन के बारे में आ सकता है, तो उस केस में लैम्डा बाय 2 आप पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस। अगर हम मीडियम के टेम्परेचर को चेंज करें तो वो कौन से क्वांटिटी को साथ साथ चेंज करती है, कौन से क्वांटिटी को इफेक्ट करती है। इन अदर वर्ड्स, वेव की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो एक ही क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो है वेव लेंथ, ठीक है। वेवलेंथ और स्पीड भी है, लेकिन गिवन ऑप्शन में स्पीड नहीं है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। लाउडनेस है, लाउडनेस भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, ये तो किसी भी मीडियम के प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करता है कि जो वेव्स की सोर्स है, जहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं। मीडियम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो डी वेवलेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वी स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड टू। अल्ट्रासोनिक वेव्स के एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत कम पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी एक बार नज़र से गुजरे तो कुछ ना कुछ जहन में बैठ जाएगा। ऑप्शन ए, डिटेक्ट सबमेरीन्स एंड आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स और सबमेरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होते हैं, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी है क्लीन क्लॉथ्स एंड फाइन मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी और कपड़ों को धोने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होते हैं। क्या ये ठीक कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यूज़ होता है, मशीनरी पार्ट्स और क्लासेस को वॉश करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इसका एक सोल्यूशन बन जाता है, वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के वेव्स को लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी, टू किल स्मॉलर एनिमल्स लाइक रेट्स, फिश और फ्रॉग्स, ये भी यूज़ होता है। तो ऑल ऑफ द अबो, ये सारे जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन है। अगर आप स्टडी करना चाहें तो गूगल पर बेशक आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब में जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो पहली बात तो है कि वो स्टेशनरी होते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होते हैं। तो स्टेशनरी और लॉन्गिट्यूडनल, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल या सिर्फ स्टेशनरी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव है। दो जो है ना, आप एग्जांपल्स याद रखें। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे कॉमन एग्जांपल साउंड वेव से, ट्रांसवर्स वेव्स का सबसे कॉमन एग्जांपल लाइट वेव से। और लाइट सिर्फ लाइट नहीं, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, उसको हम लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है द मोशन विच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। वो कौन सी मोशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या करेक्टरिस्टिक क्या है, या उसकी पहचान क्या है। वो ये है कि उसमें जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द डिस्प्लेसमेंट, बट इनवर्सली उसका जो डायरेक्शन है वो
अपोजिट होता है। तो ये उसकी पहचान है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ऑप्शन ए है वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वो तो सिंपल हार्मोनिक है। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन। इसकी तरफ बाद में आते हैं। ऑप्शन सी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक है, बार बार हम स्टडी करते हैं। ऑप्शन डी है ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब। एक यू टाइप शेप में जो यू शेप में जो ट्यूब होता है ना, और उसमें लिक्विड कॉलम की ऑसिलेशन होती है, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक ही होती है। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है ना, मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, क्या ये सिंपल हार्मोनिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मोशन ऑफ प्लेनेट है ना, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी नहीं होती, उसकी वेलोसिटी चेंजिंग होती है, कहीं पर तेज कहीं पर स्लो। केपलर लॉज ऑफ मोशन अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े आप लोगों ने, तो उसमें इसकी डिटेल है कि अराउंड द सन जो प्लैनेट्स की मोशन है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। याद रखिए, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी से हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स वेव्स के बिटवीन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये वेव ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रेवलिंग वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड द वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल वेव अनचेंज रिमेन्स अनचेंज। जो सुपर पोजिशन है, वेलोसिटी पर उसका इफेक्ट नहीं होता, उसका इफेक्ट इंटेंसिटी पर होता है, एम्पलीट्यूड पर होता है, एनर्जी पर होता है, लेकिन वेलोसिटी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड सेम इज द केस विद फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम बिकॉज। क्यों? क्योंकि साउंड वेव जो है वो, उसके लिए एक मटीरियल मीडियम चाहिए। दे रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। साउंड वेव्स वैक्यूम में इसलिए ट्रेवल नहीं करते क्योंकि उसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन is a stationary wave is set up in the air column of a closed pipe at the closed end of the pipe। देखिए, एक पाइप में जब हम स्टेशनरी वेव को सेटअप करते हैं, तो जो क्लोज्ड एंड होता है, ये अगर एक पाइप है, एक एंड उसका क्लोज है, एक उसका ओपन है, तो जो क्लोज्ड एंड है इस पर नोड आता है या एंटी नोड आता है? आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडिंग वेव्स होते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। लेट मी ड्रा दिस, क्योंकि रिसेंटली किसी ने गिला किया था कि सर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। तो चलिए, तो ये अगर एक स्टेशनरी वेव है, ये अगर एक स्टेशनरी वेव का पैटर्न है, ठीक है, तो इसमें दो तरह के पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये पॉइंट्स है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर है, ये वाले पॉइंट्स, ये ठीक है। इन पॉइंट्स को हम नोड्स बोलते हैं। ये बिल्कुल स्टेशनरी होते हैं, ये कोई ऑसिलेशन नहीं करता, ठीक है, ये स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। तो ये नोड पॉइंट्स है। और एक ये जो एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, आइदर साइड, या नीचे या ऊपर, तो इनको हम बोलते हैं एंटी नोड, जो मैक्सिमम पोजीशन पर होती है, तो ये ऑसिलेशन करती है, ठीक है, इनका सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो कहते हैं क्वेश्चन में कि जो क्लोज्ड एंड पर बन जाती है किसी आर्गन पाइप में, ये अगर आर्गन पाइप है तो इसमें वेव की पैटर्न इस तरह बनती है कुछ, ठीक है, कुछ इस तरह की वेव इसमें बन जाती है। तो ये जो क्लोज्ड एंड है इसका, ये इसका क्लोज्ड एंड है। यहाँ पर क्या बनता है, नोड बनता है या एंटी नोड बनता है? तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। और ये वाला जो है ये नोड पॉइंट्स है, तो एंटी नोड बन जाता है क्लोज्ड एंड पर आर्गन पाइप है। ऑलवेज एंटी नोड ऑप्शन सी है, लेकिन यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। ऑलवेज एन एंटी नोड इज फॉर्म्ड। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।